चलें जी, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। चलते हैं दोबारा। मैं अपनी स्क्रीन को आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मेरी स्क्रीन शायद आपको नज़र आ भी रही है, ऑलरेडी आ रही है नज़र? जी सर। यस सर। वेल डन। मैं जाता हूँ यहाँ से विजुअल स्टूडियो पे। विजुअल स्टूडियो 2012 ये मेरे पास इंस्टॉल है। आपके पास जो भी इंस्टॉल होगा आप उसको ओपन करेंगे यकीनन। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है इवनिंग प्रैक्टिस, शायद ऐसी है ना? जी सर। इवनिंग प्रैक्टिस के अंदर चले जाते हैं हम। हमने एसक्यूएल सर्वर के ऊपर एक एक डेटाबेस क्रिएट किया था। उस डेटाबेस का नाम हमने रखा था, क्या नाम रखा था? स्टूडेंट इवनिंग प्रैक्टिस डीबी। इवनिंग प्रैक्टिस डीबी हमने उसका नाम रखा था और उस डेटाबेस को हमने यहाँ पे फेच किया था। वो यहाँ इवनिंग प्रैक्टिस डीबी ये हमने नाम रखा था और हमने ये डेटाबेस से वैल्यूज फेच करके शो करवाई थी। एक मरतबा इसको रन कर लेते हैं, देखते हैं हम कहाँ पे थे और उससे आगे चलते हैं। जी यही डाटा है ना, सुल्तान मोहम्मद अमार अली रज़ा अलीना फातिमा। ये वो डाटा है जो हमने लास्ट टाइम आप लोगों के सामने इसको एंटर किया था, राइट? यस सर। अच्छा, अभी ना मैं इसी को थोड़ा सा मज़ीद जो है वो इसी के ऊपर काम स्टार्ट करते हैं। जब हमने टेबल को ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप किया है तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये कौन से कंट्रोल है जो यहाँ पे रेंडर हुए हैं। तो यहाँ पे दो कंट्रोल रेंडर हुए। एक तो कंट्रोल है ग्रिड व्यू और दूसरा कंट्रोल है एसक्यूएल डाटा सोर्स कंट्रोल। दो कंट्रोल उसने ऑटोमेटिकली ऐड किए हैं, एक ग्रिड व्यू कंट्रोल और एसक्यूएल डाटा सोर्स कंट्रोल। ग्रिड व्यू क्या काम करता है? ग्रिड व्यू जो होता है वो टेबुलर डाटा को डिस्प्ले करने के काम आता है। एसक्यूएल डाटा सोर्स क्या होता है? ये एसक्यूएल डेटाबेस में से, एसक्यूएल सर्वर से जो डेटाबेस है एसक्यूएल का, उसको फेच करके लाता है और इस ग्रिड व्यू को प्रोवाइड करता है ताकि ये ग्रिड व्यू टेबुलर फॉर्म के अंदर उस डाटा को प्रेजेंट कर सके। तो ये ग्रिड व्यू है, इसको हम सोर्स में जाके देख सकते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बात कर रहा हूँ तो सोर्स में आप देख सकते हैं कि ये दो कंट्रोल ऐड हुए। ये डिव है ना, इस डिव के अंदर ये डिव है। डिव के अंदर आपके दो कंट्रोल्स हैं, एक है एसक्यूएल, एक है ग्रिड व्यू कंट्रोल और दूसरा कंट्रोल है एसक्यूएल डाटा सोर्स कंट्रोल। ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर अगर मैं ग्रिड व्यू कंट्रोल को एक्सपेंड करूं तो आप देख सकते हैं कि उसके अंदर कुछ कॉलम्स बने हुए हैं। कौन कौन से कॉलम है? एक तो आईडी है, दूसरा नेम है, तीसरा सिटी है, चौथा मार्क्स है। यही चार कॉलम है जो वहां पे मुझे नजर आ रहे हैं। अगर आपको याद नहीं रहा तो मैं दोबारा स्क्रीन डिस्प्ले करता हूँ। ये चार कॉलम है, आईडी, नेम, सिटी एंड मार्क्स। यही चार कॉलम आपको ग्रिड व्यू के अंदर नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, द अदर कंट्रोल इज SQL data source. ID is equal to SQL data source 1 run at server connection string. This is very important part of this
control, that is connection string. This attribute contains the value where from the connection has to be established. ये देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, connection strings evening practice db connection string 1. ये जो है ना, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये connection strings जो है ना, ये जो भी हमारी पूरी की पूरी वेब एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन है वो web.configuration फाइल के अंदर मौजूद होती है. और ये कह रहा है कि web.configuration फाइल के अंदर connection strings में एक connection string पड़ी हुई है जिसका नाम है evening practice db connection string 1. लेट्स सी, मैं इसको जाके देख लेता हूँ web.configuration फाइल के अंदर. ये देखें, एक कनेक्शन स्ट्रिंग पड़ी हुई है उसी नाम से, इवनिंग प्रैक्टिस db कनेक्शन स्ट्रिंग 1 के नाम से. ये कनेक्शन स्ट्रिंग क्या बता रही है? ये कनेक्शन स्ट्रिंग बता रही है कि डाटा सोर्स होगा लैपटॉप LP200J4 SQL Express, means कि this is the name of my server, it means this is the name of my laptop and SQL Express is installed on my laptop. So the combined name will be laptop LP200J4 /SQL Express. This is the name of server. Initial catalog means what is the name of my database. It's also known as initial catalog. Initial catalog is equal to initial catalog is equal to evening practice db. You can see this is the same name which by which I have created the database. इसी नाम से मैंने उसको क्रिएट किया, इवनिंग प्रैक्टिस डीबी. अगर नहीं याद तो मैं दोबारा जाता हूँ. यहाँ पे ये मेरा डाटाबेस सर्वर है और इस डाटाबेस सर्वर के ऊपर मैं देख लेता हूँ कि मैंने जो डाटाबेसेस क्रिएट किए हुए हैं उनमें वो किस नाम से डाटाबेस पड़ा हुआ है. तो हमने वहाँ पे देखा इवनिंग प्रैक्टिस डीबी के नाम से. तो ये देखिए, इवनिंग प्रैक्टिस डीबी के नाम से एक डाटाबेस हमने क्रिएट किया और उस इवनिंग प्रैक्टिस डीबी के अंदर हमने स्टूडेंट का टेबल क्रिएट किया. और उस स्टूडेंट के टेबल के अंदर अगर मैं देखूं टॉप 200 रोज में क्या पड़ा है तो मैं उसको यहाँ पे देख सकता हूँ. ठीक है ना, ये सुल्तान मोहम्मद गुजरात, ये वो बला ये सारा कुछ कुछ पड़ा. अगर मैं इसके ऊपर क्यूरी एग्जीक्यूट करना चाहूँ तो ये देखिए, इसे न्यू क्यूरी लिखता हूँ. मैं कहता हूँ कि मैं इस डाटाबेस, कौन सा डाटाबेस है, इवनिंग प्रैक्टिस डीबी. यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, द नेम ऑफ माय टेबल स्टूडेंट. वो देखिए वो सर्च करके ले आया फ्रॉम स्टूडेंट. अगर मैं इसको क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो सारे के सारे रिजल्ट सर्च करके ले आता है. तो यहाँ पे मैं क्यूरी जो है वो चेक कर सकता हूँ. अपनी क्यूरी कोड में लिखने से पहले यहाँ पे चेक कर सकता हूँ. वेयर आईडी इक्वल्स टू लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 3. ये मैंने इस क्यूरी को लिखा, एग्जीक्यूट कर दिया और देखिए वो ले आया अली रजा को कारियां से 90 मार्क्स. मीन्स के यहाँ पे क्यूरीज लिख के आप वो एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं डाटाबेस के अंदर ही, मीन्स के डाटाबेस सर्वर के ऊपर ही, कि अगर मैं ये क्यूरी एग्जीक्यूट करूँ तो उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे. अच्छा जी, तो बहरहाल इवनिंग प्रैक्टिस डीबी मेरे डाटाबेस का नाम था. तो आप ये देख सकते हैं कि विजुअल स्टूडियो के अंदर जो क्यूरी स्ट्रिंग है उसके अंदर इनिशियल कैटलॉग में भी वही नाम दिया हुआ है, इवनिंग प्रैक्टिस डीबी. इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इज इक्वल टू ट्रू. इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू होने का मतलब ये है कि आपने विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज करनी है, सर्वर ऑथेंटिकेशन यूज नहीं करनी. जब आप डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं ना तो उस वक्त वो पूछता है कि विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज करनी है, सर्वर ऑथेंटिकेशन यूज करनी है. मैंने कहा है कि विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज करनी है. तो जब आप विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं ना तो इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू होती है. ये चीजें बनी बनाई है, ये हमने नहीं बनाई है. आपने परेशान भी नहीं होना कि पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, समझ कुछ आ नहीं रहा. तो ये चीज बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कनेक्शन स्ट्रिंग है. इस कनेक्शन स्ट्रिंग की बेस के ऊपर वो इस सर्वर के ऊपर लैपटॉप LP200J4 SQL Express के ऊपर गया और वहां से इनिशियल कैटलॉग को ढूंढा. कौन सा इनिशियल कैटलॉग, इवनिंग प्रैक्टिस डीबी को ढूंढा. और इवनिंग प्रैक्टिस डीबी के अंदर फिर उसे घुसने के लिए वो कहता है कि क्या मुझे यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए सर्वर का. यूजर नेम और पासवर्ड सर्वर का अगर चाहिए तो अगर मैं सर्वर ऑथेंटिकेशन यूज करूंगा ना तो यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए होगा. मैंने विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज की है कि जो भी बंदा इस विंडो के ऊपर लॉगिन कर सकता है, साइन इन कर सकता है इस विंडो के ऊपर, वो बंदा इस डेटाबेस को इस्तेमाल कर सकता है. तो इस वजह से इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इक्वल्स ट्रू किया, प्रोवाइडर नेम एसक्यूएल डाटा सोर्स. तो ये मैं आगे जाके इसको मजीद जो है एक्सप्लेन करूंगा. लेकिन फिलहाल आप ये देख सकते हैं web.configuration के अंदर एक कनेक्शन स्ट्रिंग सेव है जिसका नाम है इवनिंग प्रैक्टिस डीबी कनेक्शन स्ट्रिंग 1. वापस चले जाते हैं home.aspx पे. तो वही इवनिंग प्रैक्टिस डीबी कनेक्शन स्ट्रिंग 1 को एज अ कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे लिया है एसक्यूएल डाटा सोर्स में. कि डाटा कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा. कनेक्शन स्ट्रिंग ने बता दिया
किस सर्वर से आएगा, किस डेटाबेस में से आएगा, वो सारा कुछ बता दिया। अच्छा, कौन सा डाटा आएगा, ये सिलेक्ट कमांड आ गई। क्यूरी जो लगाते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, वो क्यूरी यहाँ पे उसने लगा दी कि ये क्यूरी एग्जीक्यूट करनी है। ये क्यूरी एग्जीक्यूट करेंगे तो डाटा जो है वो आपको फेच करके ले आएगा ये। ठीक है, डाटा फेच हो गया सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, और ये एसक्यूएल डाटा सोर्स खत्म हो गया। अब ये डाटा फेच हो गया है, इस डाटा के फेच होने के साथ ये मुझे डाटा किसके पास आ गया, एसक्यूएल डाटा सोर्स 1 के पास आ गया। एसक्यूएल डाटा सोर्स 1 ने डाटा को फेच करके ले आया। अब मैं चाहता हूं कि ये डाटा मैंने ग्रिड व्यू को देना था, तो ये ग्रिड व्यू कंट्रोल है। आप देख सकते हैं ग्रिड व्यू 1 रन एट सर्वर ऑटो जनरेट कॉलम्स इक्वल फास्ट डाटा की नेम्स आईडी डाटा सोर्स आईडी, ये देख रहे हैं डाटा सोर्स आईडी, डाटा सोर्स आईडी इज इक्वल टू एसक्यूएल डाटा सोर्स 1, एसक्यूएल डाटा सोर्स 1। ये वही है जो कि हमने यहाँ पे डाटा सोर्स बनाया है, एसक्यूएल डाटा सोर्स 1 को हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। डाटा सोर्स आईडी इज इक्वल टू एसक्यूएल डाटा सोर्स 1, मीन्स के जो डाटा फेच करके लाएगा ये एसक्यूएल डाटा सोर्स, वो डाटा यहाँ पे पास कर दिया जाएगा किसको, ग्रिड व्यू को, और ग्रिड व्यू उस डाटा को डिस्प्ले कर देगा। सिंपल है, समझ आ गई बात? यस सर। मैकेनिज्म समझ आ गई आपको? जब मैकेनिज्म समझ आ गई है तो मुझे पता चल गया कि मैं एसक्यूएल डाटा सोर्स कंट्रोल को यूज करता हूँ डाटा को फेच करने के लिए, और आगे अगर मैंने टेबुलर डाटा को डिस्प्ले करना है, मीन्स के सारे कंट्रोल टेबल्स की फॉर्म में डिस्प्ले करने हैं, तो मैं ग्रिड व्यू को यूज कर सकता हूँ। चलिए वापस डिजाइन में जाते हैं। ये मेरा ग्रिड व्यू कंट्रोल है। मैं कहता हूँ यार कि ये जो है ना, जब मेरा रेंडर होता है ना ग्रिड व्यू कंट्रोल, तो ये बड़ा अजीब सा लगता है, क्यों ना ये कुछ कलरफुल हो, कोई प्यारा सा हो। तो मैं इसको कलरफुल बनाने के लिए दोबारा जाता हूँ, और ये जो एरो है ना इसके साथ स्मार्ट टैग, इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन किया तो वो कहता है ऑटो फॉर्मेट, किसको, ग्रिड व्यू टास्क्स। ग्रिड व्यू को ऑटो फॉर्मेट करना चाहते हैं जी, मैं करना चाहता हूँ। कहता है बताएं जी क्या करना है, कलरफुल रखना है तो इस तरह का बन के नजर आएगा, क्लासिक रखना है तो इस तरह का बन के नजर आएगा, सिंपल रखना है तो इस तरह से नजर आएगा। तो जो आपको अच्छा लगता है वो वाला डिजाइन आप चूज कर लें। अगर इनमें से कोई अच्छा नहीं लगता तो आप अपना भी डिजाइन कर सकते हैं, CSS क्लास के थ्रू आप इसको डिजाइनिंग कर सकते हैं कि कौन सा कलर हेडर को कौन सा कलर देना है, अल्टरनेटिव लाइंस को कौन सा कलर देना है, वही टेबल वाले ही जो टेबल के ऊपर स्टाइल्स अप्लाई करते हैं वो स्टाइल्स आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने जी ओके करने, तो ये मेरा डाटा सोर्स तो मैंने उसको कर लिया कि मेरा ग्रिड व्यू इस तरह से होगा। इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद मैं दोबारा गया अपने ब्राउजर में और इसको जाकर रिफ्रेश किया। इसको मैंने रिफ्रेश किया तो वो जो मैंने फॉर्मेट किया था वो फॉर्मेट इसके ऊपर अप्लाई हो गया, तो अब उससे बेहतर नज़र आ रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, वरना कोई भी आप चूज कर सकते हैं। मतलब ये कि आप इस तरह से उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि ये ग्रिड व्यू कंट्रोल जो है ये डाटा को डिस्प्ले कर रहा है। मैं चाहता हूँ कोई डाटा अपडेट करना, गलती से फातिमा के 100 मार्क्स लागे थे, लगाने मैंने 95 थे, गलती से लागे 100। अब मैंने वो चेंज करने हैं, अपडेट करने हैं। तो यहाँ पे ना इसी के साथ ही ये देखे वही स्मार्ट टैग को मैं ओपन करूंगा, कहता है एनेबल सॉर्टिंग, एनेबल पेजिंग, एनेबल सिलेक्शन। 3 काम कर सकता हूँ। सॉर्टिंग कर सकता हूँ मैं पेजिंग मीन्स के पेजेस के अंदर डाटा को डिस्प्ले कर सकता हूँ कि 2 रिकॉर्ड एक पेज के ऊपर आए, अगले 2 रिकॉर्ड दूसरे पेज के ऊपर आए, जो एक रिकॉर्ड बचेगा वो तीसरे। पेजिंग कर सकता हूँ, सॉर्टिंग कर सकता हूँ इसके ऊपर अप्लाई, या सिलेक्शन अप्लाई कर सकता हूँ। क्या नहीं कर सकता मैं नहीं कर सकता तो डाटा को अपडेट नहीं कर सकता। यहाँ पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा कि मैं डाटा को अपडेट करूँ। डाटा को अपडेट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। क्यों नहीं ऑप्शन आ रहा? क्योंकि अगर आप एसक्यूएल डाटा सोर्स को देखें तो एसक्यूएल डाटा सोर्स के अंदर एक ही कमांड लिखी हुई थी जो कि सिलेक्ट कमांड है। सिलेक्ट कमांड लिखी हुई है, इसके अंदर अपडेट की कमांड ही नहीं लिखी हुई। अगर मैं ग्रिड व्यू के अंदर किसी तरीके से अपडेट का बटन लगा भी लूं तो ग्रिड व्यू ने तो डाटा जो अपडेट करना है वो एसक्यूएल डाटा सोर्स को देना है कि ये जाके पीछे डाटाबेस में इसको अपडेट कर दो। लेकिन एसक्यूएल डाटा सोर्स के पास कमांड ही कोई नहीं है कि जब डाटा अपडेट होगा तो मैंने क्या करना है। सिर्फ एक कमांड लिखी हुई है, सिलेक्ट कमांड, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट्स को फेच कर लो और डिस्प्ले कर दो। तो मैं जाता हूँ दोबारा डिजाइन में, मैं इसको जरा ना पहले इसको कॉन्फ़िगर करता हूँ, कॉन्फ़िगर डाटा सोर्स। ठीक हो गई? कहता है जी कि कनेक्शन स्ट्रिंग यही है आपकी इवनिंग प्रैक्टिस डीबी कनेक्शन स्ट्रिंग 1, क्या यही है कनेक्शन स्ट्रिंग मेरी?
बच्चों हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग यही है, इवनिंग प्रैक्टिस डीबी कनेक्शन स्ट्रिंग 1। यस सर, यही है सर सर। सॉरी वो माइक नहीं था हो रहा। यस सर, यही नहीं था। अच्छा चलो, ये आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग यही है। अगर आपकी ये कनेक्शन स्ट्रिंग ना होती ना तो मैं नया कनेक्शन बना सकता था। मैं बताता कि सर्वर कौन सा है, मेरा डेटाबेस का नाम क्या है, और मैं नया कनेक्शन बना सकता था। लेकिन चूंकि मुझे पहले से कनेक्शन स्ट्रिंग मिल गई है जो वेब डॉट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सेव है, तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ कि यही है कनेक्शन स्ट्रिंग। कहते हैं चूज योर डाटा कनेक्शन। बताओ मैं किस डाटा के साथ आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश करूं, क्योंकि ये आपको दे देगा कि टेबल्स के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकता हूँ, व्यूज़ के साथ कर सकता हूँ। तो ये देखिए वो उसने कर दिया कि चूज कॉन्फ़िगर द सेलेक्ट स्टेटमेंट, ये सेलेक्ट स्टेटमेंट पे ले आया। ठीक है ना, कहता है क्या सेलेक्ट करना है, स्टूडेंट टेबल में से स्टैरिक को सिलेक्ट किया हुआ है। स्टैरिक जो है वो चेक्ड है, ये सारा कुछ मैंने सेलेक्ट करना है। ये मेरी सेलेक्ट स्टेटमेंट कॉन्फ़िगर हो रही है। मैं यहाँ से एडवांस पे जाऊँगा, एडवांस्ड पे, तो यहाँ पे आ जाता है जनरेट इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट स्टेटमेंट्स। यही मैं करना चाहता था ना, तो ये मैंने इसको ओपन कर दिया, इसको चेक कर दिया। चेक करने के बाद मैंने इसको ओके कर दिया। ठीक है जी, मैंने ये काम किया, और ये काम करने के बाद मैंने इसको नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है कि टेस्ट करना चाहते हैं क्यूरी को। जी मैं करना चाहिए, लो टेस्ट सेलेक्ट होके सारे आ रहे, वेल डन, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। फिनिश कर देते, हो गया फिनिश। अब मैं जरा अपने एसक्यूएल डाटा सोर्स को चेक करता हूँ कि मेरे एसक्यूएल डाटा सोर्स के अंदर क्या वो कमांड्स ऐड हो चुकी है या नहीं हुई। ये तो बहुत बड़ा हो गया है। एसक्यूएल डाटा सोर्स पहले एक लाइन पे आ रहा था, अब तो कपड़ा सारी चीजें बता दी। ये डिलीट कमांड लिखी है, पहले सिर्फ सिलेक्ट कमांड लिखी होती थी। पहले सिर्फ लिखी होती थी select command, select static from student, नेम ये रखना है, सिटी ये रखनी है, मार्क्स ये रखने हैं। आईडी कोई नहीं उसने दिया। सर आईडी क्यों नहीं दिया, क्योंकि आईडी जी जी सर आपकी वॉइस काफी लैग कर रही है। लैग कर रही है। एक्चुअली यार यूनिवर्सिटी का इंटरनेट तो चल नहीं रहा, मैं अपने मोबाइल के ऊपर लगा हुआ हूँ। ठीक है ना। नहीं सर, अभी बेहतर है, पहले आ रही थी, अभी अभी आपकी आवाज ठीक आ रही है, अभी थोड़ी देर पहले आ रही थी। अच्छा अच्छा, चले ठीक है। ये आगे इंसर्ट की कमांड, और ये अपडेट की कमांड भी आपको मिल गई। अपडेट कमांड, अपडेट स्टूडेंट, सेट नेम इज इक्वल टू नेम, सिटी इज इक्वल टू सिटी, और मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स, फिर आईडी इज इक्वल टू आई। ठीक है जी, मीन्स के बाद सारी कमांड्स आ गई जो मुझे चाहिए थी डाटा को अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए। तो मैं अब दोबारा जाता हूँ डिज़ाइन के अंदर, और डिज़ाइन में दोबारा अपने ग्रिड व्यू में, ग्रिड व्यू में मैंने क्लिक किया, ये देखें वो साथ ही आ गए। एनेबल एडिटिंग, एडिट करना चाहते हो आप रिकॉर्ड को, एनेबल डिलीटिंग, डिलीट करना चाहते हो रिकॉर्ड को, एनेबल सॉर्टिंग। मीन्स कि वो डिलीटिंग और एडिटिंग वगैरह पहले नहीं आ रहा था, अब वो कह रहा है कि अगर करना चाहते हो तो मैं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरा डाटा सोर्स सपोर्ट करता है इस चीज़ को, तो डाटा सोर्स में यूज़ कर रहा हूँ, अब वो सपोर्ट करता है डिलीटिंग को, अपडेटिंग को। तो इस वजह से उसने ऑप्शन दे दिया आपको। आप कहते हो जी मैं एडिट करना चाहता हूँ, मैं डिलीट भी करना चाहता हूँ, तो उसने एडिट और डिलीट के बटन साथ जनरेट कर दिए। जनरेट कर दिए तो आप इसको ब्राउजर में व्यू कर लें, इसको सेव करें, सेव करने के बाद ब्राउजर पे जाएं, और ब्राउजर में जाके इसको रिफ्रेश मार लें। आगे बटन, फातिमा के मार्क्स एडिट करना चाहते हैं हम, एडिट पे जाएंगे, फातिमा के 100 आ रहे हैं, मैं इसको क्या दूंगा कि 95 करो। ठीक है जी, कहता है अपडेट करना है या कैंसिल करना है, मैं कहता हूँ मैं अपडेट करना है। ओके, अपडेट हो गए, फातिमा के मार्क्स 95 हो चुके हैं ना, नहीं हुए? हो गया सर, हो गए। मैं चाहता हूँ एसक्यूएल डाटा सोर्स में चेक करता हूँ कि पहले तो एसक्यूएल डाटा सोर्स में भी क्या अपडेट हो गई है या नहीं हुए। तो मैं कहता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, और इस क्यूरी को एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ भी फातिमा के मार्क्स 95 हो चुके हैं। मीन्स के जो डाटा वहाँ पे अपडेट हो रहा है, वो ब्राउजर के अंदर जो अपडेट कर रहा हूँ मैं, वो एक्चुअली डायरेक्टली डाटाबेस के अंदर भी अपडेट हो रहा है। ये देख रहे हैं आप, फातिमा के मार्क्स 95 यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक हो गया।
मतलब ये होगा कि मैं जो डाटा वहाँ से अपडेट करूंगा वो वहाँ पे चला जाएगा। मैं कहता हूँ यार ये ना एक डाटा जो है ना वो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, सम बॉडी फ्रॉम सम सिटी 92 मार्क्स, इसको डिलीट करना है। इसका डिलीट करना है, डिलीट बटन तो लगा हुआ है, इसको क्लिक किया, चलो गायब। ठीक है, मैं जाके चेक करता हूँ क्या मेरे जो यहाँ पे देखना आ रहा है सम बॉडी फ्रॉम सम सिटी 92, क्या अब यहाँ से भी डिलीट हो चुका है? मैं दोबारा इस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, एग्जीक्यूट किया तो आप देखिए कि यहाँ से भी डिलीट हो चुका है। सम बॉडी सम सिटी और मार्क्स 92 जो थे वो यहाँ से भी डिलीट हो चुके हैं। मीन्स के डायरेक्टली जो आप वहाँ पे अपडेट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं वो इफेक्ट्स आ रहे हैं, डेटाबेस के अंदर जाके चीज़ें अपडेट हो रही हैं। अच्छा जी, तो ये हमने कर लिया, इसमें डिलीट का बटन भी लगा लिया, इसमें एडिट का बटन भी लगा लिया, हमने एसक्यूएल डाटा सोर्स भी बना लिया। अब मुझे ना ये पता है अगर मैं कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहूँ सिर्फ और सिर्फ डाटाबेस के साथ आपने डाटा को शो करवाने के लिए या अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रिड व्यू कंट्रोल नहीं है, बहुत सारे कंट्रोल्स हैं जो डाटाबेस से वैल्यूज फेच करके आपको डिस्प्ले करते हैं। लेट्स सपोज मैं इस ग्रिड व्यू कंट्रोल को ना कहता हूँ कि चलो यार अल्लाह हाफिज, हमारा इतना ही साथ था। वैसे इसमें बहुत सारा काम कर सकते थे आप। चलो मैं एक ना एनेबल सॉर्टिंग भी कर दूँ आपको, ये सॉर्टिंग भी कर सकते थे आप। लेट्स सपोज सॉर्टिंग क्या होती है, मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद मैं चला गया और जाके ये देखिए अभी ना पहला वर्जन जो है उसमें मैं नेम के ऊपर क्लिक करता हूँ ना, ये जो भी नाम है तरतीब वही रहती है आईडी वाली। मैंने एनेबल सॉर्टिंग कर रहा हूँ, अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, हो गया रिफ्रेश। देखिए वो लिंक्स बन गए हैं, लिंक बन गया, जो ही उसके ऊपर लेके जाता है वो आकर निशान बन जाता है एनेबल सॉर्टिंग की वजह से। ये आईडी के लिए ऐसे सॉर्टेड है ना, मैं इस आईडी को दोबारा क्लिक करता हूँ तो आप देखिए कि ये रिवर्स ऑर्डर में हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। फातिमा पहले नंबर पे आ गई, अलीना दूसरे, मीन्स के 5 4 3 2 1। अगर मैं कहता हूँ कि यार ये अलीना ए वाले पहले आने चाहिए थे ना, तो मैं नेम के लिए ऐसे सॉर्टिंग कर सकता हूँ, ये आ गई नेम के लिए ऐसे, अलीना अली रजा पहले आ गया, मार फातिमा और सुल्तान मोहम्मद ये आखिर में चले गए। ठीक है, मैं कहता हूँ यार सिटी के लिए ऐसे करना चाहता हूँ, तो ठीक है, जी पहले आता है के बाद में आता है, सिटी के लिए ऐसे कर दो। मैं कहता हूँ मार्क्स के लिए ऐसे कर दो यार, तो मार्क्स जो है जिससे ज्यादा है वो पहले लेके आओ, तो फातिमा के ज्यादा है उसके बाद अली रजा के, मीन्स के सॉर्टिंग कर सकते हैं। बस सिंपल एक चेक बॉक्स को चेक करने से आपकी सॉर्टिंग एनेबल हो जाती है। बस चले आप, बाकी आप ना ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये बहुत सिंपल चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, सिंपल सिंपल टास्क पढ़ा रहा हूँ। आगे आप इनकी डिटेल के अंदर बुक्स जो है ना वो अवेलेबल हैं, इंटरनेट अवेलेबल है। आपको कोई प्रॉब्लम आती है कोई काम करते हुए तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आई एम अवेलेबल 24 आवर्स फॉर यू, लेकिन 24 आवर्स में थोड़ा सा मुझे टाइम दे दिया करें, यानी कि मैं 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद तकरीबन कॉल्स वगैरह नहीं लेता, मैसेज से नहीं करता। सुबह 5 बजे के बाद मुझे दोबारा आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई मसला हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वैसे मुझे यकीन है कि आप जब काम कर रहे होंगे आपको कोई मसला होगा नहीं। अगर मसला होगा तो बेस्ट आपके पास ऑप्शन है कि आप इंटरनेट से कंसल्ट करें, क्योंकि टीचर जो है ना वो हर वक्त आपके पास मौजूद नहीं होता, लेकिन इंटरनेट जो है वो अगर मौजूद हो तो आप वहाँ से कंसल्ट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, बुक्स पढ़े, इंटरनेट को ब्राउजिंग करें, मीन्स के बहुत सारा वक्त ज़ाया करते हैं इंटरनेट पे बैठ के सोशल मीडिया पे, तो क्यों ना थोड़ा सा काम के लिए भी वक्त को मुख्तस करें कि मैंने बैठना है और ब्राउजिंग करनी है और नई नई चीज़ें सीखनी है। तो यकीनन बंदा सीख जाता है जब बंदा कोशिश करता है। अच्छा जी, ये हमारा आ गया ग्रिड व्यू कंट्रोल। अब मैं इस ग्रिड व्यू से पहले ना एक ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाना चाहता हूँ, इस ग्रिड व्यू से पहले एक ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाना चाहता हूँ। सोर्स में गया ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये देखिए ग्रिड व्यू कंट्रोल है ना, ये पूरे का पूरा ग्रिड व्यू कंट्रोल है और ये पूरे का पूरा एसक्यूएल डाटा सोर्स कंट्रोल है। ग्रिड व्यू से पहले मैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाना चाहता हूँ, और ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा के, ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे लगाऊंगा, ASP कॉलन ड्रॉप डाउन लिस्ट रन नेट, मैं वहां से भी लगा सकता था। मैं ये आप लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूँ कि कर रहा हूँ कि ये कोई इतना मुश्किल नहीं है ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाना। रन एट सर्वर ID इज इक्वल टू DDL नेम, लेट्स मैं इसके अंदर नाम डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। अच्छा, अब ये नाम कहाँ से आएंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट कह रही है नाम कहाँ से आएंगे, तो इसमें भी मैं डाटा सोर्स ID पास कर सकता हूँ जिस तरह ग्रिड व्यू के अंदर पास की है। डाटा सोर्स ID SQL डाटा सोर्स 1, SQL डाटा सोर्स 1, ये स्पेलिंग सेम होने चाहिए। इस स्पेलिंग को देखने के लिए
मैं चला जाता हूँ जहाँ पे मेरा एसक्यूएल डाटा सोर्स पड़ा हुआ है और इसको मैं कॉपी कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। कॉपी करने के बाद मैं जाके वहाँ पे पेस्ट कर दूँ जहाँ पे मैंने इसको लिखा है। तो वैसे तो सेम ही है, लेकिन चले मैं इसको फिर भी पेस्ट कर देता हूँ। एसक्यूएल डाटा सोर्स 1, ये मेरी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई। मैंने उसको बता दिया कि डाटा आएगा। अब ग्रिड व्यू में तो जस्ट इतना बताना काफ़ी है कि एसक्यूएल डाटा सोर्स 1 से डाटा आएगा, लेकिन ड्रॉप डाउन लिस्ट में इतना बताना काफ़ी नहीं है, क्योंकि ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर सारे कॉलम तो मैं डिस्प्ले नहीं कर सकता। मैंने उसको फिर बताना है कि डिस्प्ले कौन सा कॉलम हो, नाम वाला कॉलम डिस्प्ले हो, सिटी वाला कॉलम डिस्प्ले हो, मार्क्स वाला कॉलम डिस्प्ले हो, कौन सा कॉलम डिस्प्ले हो। तो उसके लिए एट्रीब्यूट होता है डाटा टेक्स्ट फील्ड। तो उसको बताना है मैंने कि यहाँ पे नेम को डिस्प्ले करना है, इसको डिस्प्ले करना है, नेम को डिस्प्ले करना है। और एक होता है डाटा वैल्यू फील्ड। डाटा वैल्यू फील्ड ये वही है जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी जो लिस्ट कंट्रोल है, चाहे वो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, चाहे वो रेडियो बटन लिस्ट है, चाहे वो लिस्ट बॉक्स है, उसके अंदर लिस्ट आइटम्स होते हैं और लिस्ट आइटम्स के अंदर टेक्स्ट वैल्यू होती है। एक टेक्स्ट होता है एट्रीब्यूट उसका, और एक वैल्यू एट्रीब्यूट होता है। जब हमने उसके ऊपर रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर लगाया था तो आपको याद होगा कि मैंने उसकी वैल्यू 0 की थी, सेलेक्ट सिटी या सेलेक्ट रोल की वैल्यू 0 की थी। वो वैल्यू एट्रीब्यूट के अगेंस्ट मैंने वैल्यू सेट की थी। क्यों सेट की थी? ताकि रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर के अंदर जो प्रॉपर्टी है इनिशियल वैल्यू, उसको मैंने कह दिया इनिशियल वैल्यू 0 होगी। मीन्स के तुमने जब चेक करना है बैकएंड पे तो ये चेक करना कि अगर 0 ही वैल्यू सिलेक्टेड है तो फिर कुछ सिलेक्टेड नहीं है, 0 के अलावा सिलेक्टेड है तो फिर उसको सिलेक्शन कंसीडर करना। याद है ना वो लेक्चर लास्ट वाला, कल वाला लेक्चर? सर वेल डन। डाटा वैल्यू फील्ड, डाटा वैल्यू फील्ड में मैं कह देता हूँ आईडी। बैक एंड पे आईडी चले, फ्रंट एंड पे मुझे नाम डिस्प्ले हो। ये इतना सा करने के बाद मैंने इसको सेव किया और मैं चला गया यहाँ पे, इसको जाकर रिफ्रेश कर दिया, आ गया सुल्तान मोहम्मद, सुल्तान मोहम्मद, अम्मार, अली रजा, अलीना, फातिमा। ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर वो रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? डेटाबेस से आ रहे हैं। क्या किया मैंने? जस्ट एक प्रॉपर्टी है डाटा सोर्स आईडी, वो मैंने लगाई है, फेच हो गया डाटा। जो डाटा सोर्स आईडी एसक्यूएल डाटा सोर्स 1 जो कुछ फेच करके ला रहा था वो उसने ड्रॉप डाउन लिस्ट को पास कर दिया। ये लो आप अपना काम चलाओ, जो चाहिए वो करो। चलें जी, अगर आपको ये काम समझ आ गई है, जिस तरह मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट को किया ना, ये आप डिजाइन से भी कर सकते थे। तो चले मैं अभी आपके सामने डिजाइन में किसी और लिस्ट को ऐड करता हूँ। ये आ गया जी डिजाइन, एसक्यूएल डाटा सोर्स के बाद ही चले कर लेता हूँ। डिजाइन में चले जाते, ये डिजाइन आ गया। यहाँ पे मैंने ना चेक बॉक्स लिस्ट लगाना चाहता हूँ या रेडियो बटन लिस्ट लगाना चाहता हूँ, कुछ भी लगाना चाहता हूँ। तो मैं वो कैसे लगाऊंगा? मैं जाऊंगा टूल बॉक्स के अंदर, टूल बॉक्स में से चेक बॉक्स लिस्ट को ड्रैग करके मैंने ड्रॉप किया। कहता है चूज डाटा सोर्स। हम एडिट आइटम को चेक किया करते थे, एडिट आइटम पे जाकर आइटम्स ऐड किया करते थे। अब चूंकि हमारे डाटा सोर्स हमारे पास मौजूद है, डाटा सोर्स डाटा फेच करके लाया हुआ है और वो डाटा मैं चेक बॉक्स लिस्ट के ऊपर डिस्प्ले कर सकता हूँ, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं आइटम्स को अपनी तरफ से ऐड करूँ। चूज डाटा सोर्स, क्या बताओ जी डाटा सोर्स कौन सा है? एसक्यूएल डाटा सोर्स 1 है। कहता है जी बताओ जी कौन सी चीज़ डिस्प्ले करना चाहते हो? मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ नेम को। कहता है कौन सी वैल्यू बैकएंड पे रखना चाहते हो? डाटा फील्ड द वैल्यू ऑफ द चेक बॉक्स लिस्ट। तो वैल्यू के तौर पे मैं आईडी पास करना चाहता हूँ, बस इतनी सी बात, काम खत्म। इसको सेव किया, सेव करने के बाद मैं दोबारा उधर गया, इसको रिफ्रेश कर दिया। सुल्तान मोहम्मद, अम्मार, अली रजा, अलीना, फातिमा चेक बॉक्स के अंदर आ गए मेरे पास। अगर मैं कहूँ कि मैं इनको रेडियो बटन लिस्ट में देखना चाहता हूँ तो देख सकता हूँ या नहीं देख सकता? जी बच्चों शाबाश, बताओ रेडियो बटन लिस्ट लगा सकते हैं डाटा को डिस्प्ले करने के लिए?
हेलो यस सर यार बहुत लेट क्यों बोलते हो इतना? आप सोच रहे होते हो पता नहीं लगेगी कि नहीं लगेगी, ऐसे ही मैं बोल ही ना दूं तो कहोगे नहीं सर कोई नहीं समझ आ रही कि लगेगी या नहीं लगेगी, ये तो कह ही सकते हो यार। ये देखो मैंने रेडियो बटन लिस्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, किधर गई रेडियो बटन लिस्ट? ये आ गई रेडियो बटन लिस्ट। इसको ड्रैग करके मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया। वो कहता है कि एडिट आइटम्स को एडिट करना है या डाटा सोर्स चूज करना है। मैंने डाटा सोर्स चूज किया, वही इंटरफेस आ गया। मैंने कहा एसक्यूएल डाटा सोर्स 1 को लो, नेम को रखो और आईडी को बैकएंड के तो पास, बस इतनी सी बात। चलो जी सेव करो और जाके यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर दो। सुल्तान मोहम्मद अम्बार अली रजा अली फातिमा ये रेडियो बटन लिस्ट में भी डिस्प्ले हो गए। ठीक है, यस सर वेल डन, शाबाश। बाहर आ जाता हूँ, मुझे ये चीज़ें ज़रूरत नहीं है। ये तो जस्ट मैंने आपको बताया है कि आप लिस्ट के अंदर डाटा को डिस्प्ले कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्मेट में डाटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। कोई एक आप किसी एक यूज़र का डाटा डिस्प्ले करना हो तो एक यूज़र का डाटा डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ना एक कंट्रोल लगाता हूँ एक यूज़र का डाटा डिस्प्ले करने के लिए। ये भी तो तमाम यूज़र्स का डाटा डिस्प्ले हो रहा है ग्रिड व्यू के अंदर। मैं एक यूज़र का डाटा डिस्प्ले करने के लिए कंट्रोल लगाता हूँ जिसको बोलते हैं डिटेल्स व्यू। डिटेल्स, एक यूज़र की डिटेल्स आप देखना चाहते हैं या एक स्टूडेंट की डिटेल्स देखना चाहते हैं तो उसके लिए ग्रिड व्यू कंट्रोल की बजाय डिटेल्स व्यू कंट्रोल इस्तेमाल होगा। वो कैसे इस्तेमाल होगा ये देखिए, अभी मैं आपके सामने करता हूँ। डिटेल्स व्यू कंट्रोल यहाँ से सर्च कर लें। वैसे ये ग्रिड व्यू कंट्रोल कहाँ पड़ा है, ये मैं चला जाता हूँ डाटा की टैब के अंदर। ये देखिए डाटा टैब के अंदर ना आपको नजर आ रहा है ग्रिड व्यू कंट्रोल, और उसके साथ साथ आपको ये भी नजर आ रहा है एसक्यूएल डाटा सोर्स कंट्रोल। ये दो कंट्रोल्स थे जो इनिशियली उसने यूज किए थे। अब मैं यहाँ पे डिटेल्स व्यू को लेके आना चाहता हूँ, डिटेल्स व्यू को। तो ये डिटेल्स व्यू है, इसको मैंने ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, आ गया डिटेल्स व्यू। यहाँ पे वो कह रहा है चूज डाटा सोर्स, डाटा कहाँ से आएगा इसका। अब ये वाला डाटा सोर्स जो है एसक्यूएल डाटा सोर्स 1, ये तो तमाम स्टूडेंट्स का डाटा मुझे रिटर्न कर रहे हैं। सर मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में सिलेक्ट हो सिर्फ उसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ पे डिटेल में शो हो। पता चल गया मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट हो सिर्फ उसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो। ठीक है, यस सर समझ आ गई। वेल डन। मैंने एसक्यूएल डाटा, अब मुझे ना एसक्यूएल डाटा सोर्स एक और रखना पड़ेगा। यहाँ पे एसक्यूएल डाटा सोर्स पड़ा हुआ था, मैंने उसको ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। कहीं भी ड्रॉप कर सकता हूँ अपने पेज के ऊपर, तो मैंने उसके साथ ही ड्रॉप कर दिया। कहता है जी कन्फिगर कर लो इसको, कन्फिगर करने जा रहा हूँ मैं। कहता है कोई एक्सेस स्ट्रिंग बताओ। मैं कहता हूँ कि वेब डॉट कन्फिगरेशन के अंदर कौन सी पड़ी हुई है, मैंने उसको सेलेक्ट किया। बाई डिफॉल्ट नहीं है ना, तो इस एरो से मैंने उसको सेलेक्ट किया तो वो आ गई जो वेब डॉट कन्फिगरेशन के अंदर पड़ी हुई है। मैंने कहा चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट चला गया। कहता है कि ये सिलेक्ट कमांड है जी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट। मैं लगाना चाहता हूँ वेयर क्लास, तो ये वेयर का बटन नजर आ रहा है आपको, ये वेयर के बटन को क्लिक करूंगा, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर। कहता है कि क्या वेयर आईडी, मैं कहता हूँ वेयर आईडी इज इक्वल टू, कहता है बताओ आईडी आएगी कहाँ से, आईडी कहाँ से आएगी। तो आईडी कहाँ से आएगी, आईडी आएगी ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 से। आईडी कहाँ से आएगी, ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 से। जो भी ड्रॉप डाउन में स्टूडेंट सेलेक्ट होगा उसके बैकएंड पे जो आईडी है वो आईडी मैंने यहाँ पास करनी है। तो सोर्स में उसको बताता हूँ कि एक और कंट्रोल है, क्योंकि ड्रॉप डाउन लिस्ट हो जाए, चेक बॉक्स लिस्ट हो जाए, रेडियो बटन लिस्ट हो जाए, आपका जो एसक्यूएल डाटा सोर्स हो जाए, ग्रिड व्यू हो जाए, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे कंट्रोल्स हैं। तो इस वजह से मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 के लिए मैंने यहाँ पे कंट्रोल लिखा है। कहता है ठीक है कंट्रोल होगा, तो फिर कंट्रोल की आईडी बताओ कौन से कंट्रोल से आएगी वैल्यू। मैं कहता हूँ, वो कहता है ग्रिड व्यू 1 होगा, डिटेल्स व्यू 1 होगा, डीडीएल नेम होगा। कहाँ से ये वैल्यू आएगी, डीडीएल नेम से, ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आएगी ना, डीडीएल नेम से ये वैल्यू आएगी। कहता है अच्छा ठीक हो गया, तो कहता है इसको ऐड करना है, कर लो, ओके हो गया, ओके। चलो जी इसको नेक्स्ट करो और फिनिश कर दो, फिनिश कर दिया मैंने। अब मैंने करना ये है कि इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को, अच्छा चले मैं एक कंसेप्ट आपको मजीद समझाता हूँ। ये अभी आपके सामने वो रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होंगे जो मैं सोच रहा हूँ या जो आप सोच रहे हैं, कि मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ।
मैं चाहता हूँ कि मैं जब इसको क्लिक करूँ ना, मैं अमार सेलेक्ट करूँ तो अमार का रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो। कहाँ पे? डिटेल्स व्यू में। मैंने डिटेल्स व्यू लगाई थी, याद है ना, मैंने डिटेल्स व्यू लगाई हुई है। ये देखिए ये डिटेल्स व्यू लगाई हुई है, लेकिन सिर्फ लगाने से तो काम नहीं चलेगा ना। डिटेल्स व्यू को बताना पड़ेगा कि डाटा कहाँ से आएगा। तो इसके डाटा सोर्स को चूज करना है। तो एसक्यूएल डाटा सोर्स 1 या 2, कौन सा चूज करूँ? सर जी 2 से। 2 से, क्योंकि 1 के अंदर सारे स्टूडेंट्स का डाटा आ रहा है ना। 2 के अंदर हमने Yes, वेयर sir. क्लास लगाई हुई है। 2 के अंदर वेयर क्लास लगाई हुई है कि जो भी आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट में सिलेक्टेड होगा वो अपने शो करना है। चलिए मैं इसको सेव किया। अभी भी एक और प्रॉब्लम आनी है, लेकिन वो प्रॉब्लम आने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसका सोल्यूशन हमने कैसे लेना है। ये लीजिए, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये आ गया जी। सुल्तान मोहम्मद सिलेक्टेड था, तो सुल्तान मोहम्मद का रिकॉर्ड आ रहा है। मैंने जब इसको अमार को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे रिकॉर्ड सुल्तान मोहम्मद का ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए था कि जब यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में वैल्यू चेंज हो तो ये पेज पोस्ट बैक हो जाए, लेकिन ये मेरा पेज पोस्ट बैक नहीं हो रहा है, ये यहीं पे रुका हुआ है। अली रजा उधर ही रुका हुआ है, अलीना उधर ही रुका हुआ है, पेज नहीं जा रहा वापस, ब्लिंक भी नहीं कर रहा। तो चलें जी, मैं ये काम कैसे करूँगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है ऑटो पोस्ट बैक। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसकी एक प्रॉपर्टी है ऑटो पोस्ट बैक, एनेबल ऑटो पोस्ट बैक। ये देखिए मैंने इसको चेक कर दिया, एनेबल ऑटो पोस्ट बैक को चेक कर दिया। चेक करने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं दोबारा ब्राउज़र पे गया और ब्राउज़र पे जाके मैंने कहा चलो जी दिखाओ ज़रा रिकॉर्ड को। ये रिकॉर्ड आ गया। अब सुल्तान मोहम्मद सिलेक्टेड है, मैंने यहाँ से अमार को सिलेक्ट किया तो ये देखिए अमार का रिकॉर्ड आ गया है। अगर मैं यहाँ से अली रज़ा को सिलेक्ट करता हूँ तो अली रज़ा का रिकॉर्ड आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से फातिमा को सिलेक्ट करता हूँ तो फातिमा का रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. तो ऐसे जो है वो आप उसके साथ कर सकते हैं। मीन्स के जितने भी आपके टेबुलर, फॉर एग्जांपल मैं अपना इसमें ऐड करना चाहता हूँ, वैल्यूज़ को ऐड करना चाहता हूँ डेटाबेस के अंदर। इंसर्ट करना सीख लिया मैंने, डेटाबेस को अपडेट करना सीख लिया। डेटाबेस को इंसर्ट करना नहीं सीखा हमने, सॉरी, हमने अपडेट किया और डिलीट किया है। और एक एक रिकॉर्ड अगर फैच करना चाहूँ तो एक एक रिकॉर्ड भी फैच कर सकता हूँ। मैं अब डिलीट करना सीखना चाहता हूँ। डिलीट करना सीखने के लिए, या सॉरी, मैं अब इंसर्ट करना सीखना चाहता हूँ। इंसर्ट कैसे करूँगा? मेरे पास ना एक कंट्रोल होता है फॉर्म व्यू। जिस तरह फॉर्म होता है ना, इस तरह फॉर्म बना के वो आपको डिस्प्ले कर देता है, दैट्स नोन एज फॉर्म व्यू। फॉर्म व्यू कंट्रोल को ड्रैग करके मैंने ड्रॉप कर दिया। फॉर्म व्यू कंट्रोल को ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया, आ गया फॉर्म व्यू कंट्रोल। कहता है कि चूज डाटा सोर्स। डाटा सोर्स बताओ कौन सा रखना है। मैं कहता हूँ एसक्यूएल डाटा सोर्स 1, एसक्यूएल डाटा सोर्स 1 कर दो। अब इसमें वो एडिट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, न्यू भी कर सकता है। तो मैंने इसका ना एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज में चले जाए, डिफ़ॉल्ट मोड रीड ओनली है। इस मोड को मैं चेंज कर देता हूँ और इंसर्ट कर देता हूँ। डिफ़ॉल्ट मोड हो गया इंसर्ट। इसको भी उसी तरह आप फॉर्मेट कर सकते हैं, ऑटो फॉर्मेट में जाके फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, प्रोफेशनल सी लुक दे लें। ओके ओके कर दिए, नेक्स्ट। इसको सेव किया। सेव करने के बाद चले गए हम कहाँ पे, ब्राउज़र में। इसको जाकर रिफ्रेश किया, एक फॉर्म भी मिल गया मुझे। कहता है नेम दो, सिटी दो, मार्क्स दो। मैं उसको इंसर्ट करता हूँ तो मैंने नेम दे दिया। क्या नाम दूँ यार इसको, बताओ एक अच्छे स्टूडेंट का नाम। कोई नहीं है, अच्छा स्टूडेंट ही कोई नहीं है क्लास में है। काशिफ लिख रहे हैं। काशिफ, वेल डन। काशिफ, सिटी क्या है काशिफ? जलालपुर। जलालपुर, जलालपुर। और मार्क्स कैसे आपके कितने चाहिए काशिफ? हाँ जी A+ दे रहे हैं। A+, ठीक है 98। इंसर्ट कर दिए काशिफ को। यहाँ से इंसर्ट का बटन प्रेस किया, ये देखिए यहाँ पे उसमें इंसर्ट हो चुका है काशिफ जलालपुर 98। हो गया ना काशिफ इंसर्ट? यस सर। अगर मैं अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट में देखूं तो वहाँ भी काशिफ आ रहा है। काशिफ को चूज करूंगा तो काशिफ इधर भी डिस्प्ले हो रहा है, काशिफ जलालपुर 98। कितना आसान काम है, बहुत मजे का काम है ना, बहुत आसान काम है, बहुत एंजॉय करता है बंदा।
अच्छा, अब ये डेटाबेस से डाटा को फेच करना आपने सीख लिया। डेटाबेस में से डाटा को फेच करके आगे आपने ये भी सीख लिया कि उस डेटाबेस को डिस्प्ले करने के लिए मैं किस तरह कंट्रोल्स को इस्तेमाल करता हूँ। हमने कुछ कंट्रोल्स को इस्तेमाल किया जिसमें से ड्रॉप डाउन लिस्ट थी, चेक बॉक्स लिस्ट थी, रेडियो बटन लिस्ट थी, जिसके अंदर हमारे पास ग्रिड व्यू कंट्रोल था, जिसके अंदर फॉर्म व्यू कंट्रोल था, और इन चीज़ों को हमने सीखा कि हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं इस फॉर्म व्यू कंट्रोल को भी डिस्प्ले करने के मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहूँ तो वो मैं इस्तेमाल कर सर सकता हूँ। जी जी सर, ये जो नीचे टेबल है, जो सबसे नीचे वाला जिसमें नक्काशी ऐड हो गया, जी तो जी, ये तरतीब में नहीं है। किस तरतीब में नहीं है? जिस तरह ID 1 2 3, ठीक है, तो ये तरतीब में नहीं उसको ऐड करता। तरतीब में ही ऐड करता है। मैंने उसकी सॉर्टिंग की हुई है मार्क्स के लिहाज से। ठीक। मार्क्स के डिसेंडिंग लिहाज से ऑर्डर। उसका डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। अगर डिसेंडिंग में करूंगा तो काशिफ पहले आ जाएगा। ये देखो दोबारा प्रेस करता हूँ, ये काशिफ पहले नंबर पे चला गया। अगर आप कहते हैं आईडी के लिहाज से सॉर्टिंग करनी है ID तो के आईडी, लिहाज से, मैं असल में ID के लिहाज से देख रहा था ना, तो मुझे इसलिए अब देखो आप आईडी के लिहाज से, अब देखो आईडी के यस लिहाज सर, से। ठीक है सर, ठीक है, समझ आ गई। इसमें से एक्सक्यूज मी सर। 6 वो रिकॉर्ड, जी जी, जी 6 नहीं था, मैंने यही पूछना था। 6 वो रिकॉर्ड था जो सम बॉडी वाला रिकॉर्ड हमने डिलीट करके चेक किया था। ठीक है ना, तो उसको 6 असाइन नहीं करेगा दोबारा, तो 6 पे कोई रिकॉर्ड स्टोर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कहीं और ऐसा ना हो कि 6 रिकॉर्ड के अगेंस्ट कोई और रिकॉर्ड स्टोर हो किसी और टेबल के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक कस्टमर है जिसकी आईडी थी 6 और उस कस्टमर के अगेंस्ट में 20,000 रुपया उधार रहता था। कस्टमर के अगेंस्ट 20,000 रुपया उधार रहता था। अब जब भी कहते हैं 6 के कितने पैसे हैं, वो कहता था 20,000। अब वो 6 नंबर वाला कस्टमर जो है वो फोत हो गया या चला गया इस मुल्क को छोड़ के, या क्या कुछ भी हो गया, हमने उसको डेटाबेस में से डिलीट कर दिया। अब मैं अगला रिकॉर्ड स्टोर करता हूँ काशिफ। काशिफ को अगर ये ले आए 6 पे, तो ये तो काशिफ को 20,000 देना पड़ेगा ना। उसका डेटाबेस तो कहेगा कि 20,000 काशिफ का बनता है, क्योंकि जो कस्टमर नंबर 6 था उसे 20,000 देना था। तो कस्टमर नंबर 6 काशिफ है, तो काशिफ ने 20,000 देना है। तो इस वजह से ये उस रिकॉर्ड पे, उस आईटीपी के अगेंस्ट भी रिकॉर्ड स्टोर नहीं करता। मीन्स के काशिफ को नई आईडी असाइन करेगा, 6 असाइन नहीं करेगा। ठीक है बेटा? सर वो तो ठीक है, लेकिन अगर हमने ये अब कभी भी नहीं करेगा, या अगर हम करना चाहें तो किस तरीके कर सकते हैं दोबारा से 6 रोल किसी को ID साइन। देखिए, हमने ना उसको आईडी हमने अपने हाथ में नहीं रखी हुई। देखिए, मैं नेम दे रहा हूँ, सिटी दे रहा हूँ, मार्क्स दे रहा हूँ, आईडी मैंने अपने हाथ में नहीं रखी हुई। आईडी कहाँ से उसको मिल रही है? ठीक है सर, समझ आईडी, आ गया, पता लग गया। हाँ, आईडी हमने कल जब टेबल बनाया था ना, उसमें कहा था कि ये आइडेंटिटी है, एक एक के इंक्रीमेंट के साथ इसको आपने खुद ऐड करना है। तो आईडी मेरे इख्तियार में नहीं, कि आईडी मैंने उसके इख्तियार पे छोड़ी हुई है, इसलिए वो अपनी ही आईडी, नेक्स्ट आईडी असाइन करता रहेगा। हाँ, अलबत्ता अगर मैं चाहूँ कि मैं उन आईडीज को रीसेट करना चाहता हूँ तो रीसेट कर सकता हूँ। ठीक है ना? ठीक है सर, समझ आ गई। गुड, ये तो हो गया हमारा डेटाबेस। अब इस डेटाबेस में क्रॉड ऑपरेशन क्या होते हैं? क्रॉड होता है सी क्रिएट के लिए होता है, आर रीड के लिए होता है, यू अपडेट के लिए होता है और डी डिलीट के लिए होता है। क्रॉड, CRUD। हमने क्रॉड ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए, इसके डाटा को क्रिएट भी कर रहे हैं। ये काशिफ जो है ये हमने क्रिएट किया है यहाँ पे हम, और रिट्रीव भी कर रहे हैं, ये सारा डाटा हम रिट्रीव कर रहे हैं। यू अपडेट भी कर रहे हैं, फातिमा के मार्क्स हमने 95 कर दिए 100 से। ठीक है, और डी भी हम कर रहे हैं कि डिलीट भी कर दिया हमने somebody को। जाने वाले फिर बात करते हैं।
अच्छा बच्चे, ये काम जो हमने अभी तक किया है ये सारा हमने फ्रंट एंड पे किया है, ड्रैग एंड ड्रॉप किया कंट्रोल को या उसके सोर्स में जाके चीज़ों को ऐड किया है। तो ये काम मैं सर्वर साइड से भी कर सकता हूँ, सर्वर साइड से भी डाटा, ज़ाहिर है सर्वर साइड से ही डाटा फैच होकर आ रहा है, सर्वर साइड से भी डाटा को फैच करके इन कंट्रोल्स के अंदर पॉपुलेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैं इन सारे कंट्रोल्स को, ये जो एसक्यूएल डाटा सोर्सेज है ना यहाँ पे, उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। एसक्यूएल डाटा सोर्स 1 को अगर मैं डिलीट कर दूँ तो एरर आएगा ना। कर दिया डिलीट, एसक्यूएल डाटा सोर्स 2 को भी डिलीट कर दिया कुछ ही डिलीट कर दिया, सिर्फ एक मैंने ग्रिड व्यू कंट्रोल रहने दिया। ठीक है, अगर मैं इस ग्रिड व्यू को रन करूंगा तो ज़ाहिर एरर आएगा, वो कहेगा कि आपने कहा हुआ है कि डाटा सोर्स आईडी में एसक्यूएल डाटा सोर्स 1 पास किया हुआ है और जो कि एसक्यूएल डाटा सोर्स 1 के नाम से मुझे कोई एसक्यूएल डाटा सोर्स नहीं मिला क्योंकि मैं ऑलरेडी उसको डिलीट कर चुका हूँ। ठीक है, यस सर। अगर नहीं यकीन आ रहा तो ये लो, व्यू इन ब्राउज़र किया, ये लो, यही चाहते थे ना कि ये एरर शो हो, तो एरर शो हो गया। The data source ID of grid view 1 must be the ID of a control of type ID data source. The control with ID SQL data source 1 could not be found. नहीं मिला। तो फिर मुझे पहले हाथ क्या करना है, पहले हाथ ये काम करना है कि जो SQL डाटा सोर्स 1 मैंने पास किया हुआ है ना, पहले तो उसको ख़त्म करूँ। कोई डाटा नहीं भाई, ख़त्म कर दिया मैंने SQL डाटा सोर्स, इसको सेव कर लिया, कहता है रिफ्रेश कर दूंगा, ओके कर दो यार। अब मैं गया दोबारा और इसको जाके ब्राउज़र में रिफ्रेश किया, ठीक है जी, एरर खत्म हो गया लेकिन डाटा भी नहीं है क्योंकि एसक्यूएल डाटा सोर्स 1 डिलीट हो चुका है, तो उसका डाटा भी प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है ना, ठीक है बेटा। यस सर। अब मैं ये काम करना चाहता हूँ सर्वर साइड से, सी शार्प के कोड के थ्रू डाटा के साथ एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ कनेक्शन को, और फिर उस कनेक्शन को इस्तेमाल करके मैं डाटा को फेच करना चाहता हूँ। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट टेबल की क्यूरी लगाऊंगा सी शार्प के कोड में ही, और वो जो टेबल में जो डाटा फेच होकर आ जाएगा वो मैं ग्रिड व्यू को असाइन करूंगा। तो ये काम करने के लिए चले जाते हैं दोबारा अपने पेज पे, home.aspx के बैकएंड फाइल में जाना है हमने, home.aspx.cs में सी शार्प का कोड यहाँ पे होता है, इसमें हमने अब अनअप्रूव्ड वैलिडेशन मोड वगैरह लिखा हुआ था, याद होगा आपको, तो बस वो लिखा हुआ था वैलिडेशन के लिए, इसको ख़त्म करना चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि अभी हम वैलिडेशन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये है कि जब पेज लोड हो तो मैं कहता हूँ जी डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए जब आप इस्तेमाल करेंगे ना इसको, तो ये वाली उसकी नेम स्पेसिस ऐड होंगी। आपने एसक्यूएल डाटा सोर्स को यूज़ करने के लिए यूजिंग data.sql client इस नेम स्पेस को यूज़ कर लेना है, और फिर मेरी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो वेब डॉट कन्फिग्रेशन के अंदर पड़ी हुई है। वेब डॉट कन्फिग्रेशन को एक्सेस करने के लिए मुझे यूजिंग सिस्टम डॉट कन्फिग्रेशन ये नेम स्पेस भी यूज़ करनी पड़ती है वेब डॉट कन्फिग्रेशन की वैल्यूज़ को फेच करने के लिए। ये दो नेम स्पेसिस मैंने ऐड की हैं, इन दो नेम स्पेसिस को ऐड करके फिर आपने आ जाना यहाँ पे पेज लोड इवेंट के अंदर, और आपने पहले सबसे कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी है। तो एक स्ट्रिंग बनानी है जिसको आप कह दें कनेक्शन स्ट्रिंग CONSTR इज इक्वल टू, ये कनेक्शन स्ट्रिंग मुझे कहाँ से मिलेगी, ये पड़ी हुई है वेब डॉट कन्फिग्रेशन के अंदर। तो मैं पहले कन्फिग्रेशन मैनेजर की क्लास कन्फिग्रेशन मैनेजर डॉट, अब उसमें कौन सी चीज़ें,
उसमें कनेक्शन स्ट्रिंग्स पड़ी हुई हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग्स। फिर वो कनेक्शन स्ट्रिंग्स ज़्यादा भी हो सकती है, 2-3 डेटाबेसेस के साथ आपकी एप्लीकेशन का कनेक्शन हो सकता है। तो फिर मैंने बताना है मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग का इंडेक्स क्या है या मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम क्या है, ठीक है ना। या मैं इंडेक्स बताऊंगा या फिर मैं नाम बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ, वो नाम क्या था वो मैं जाता हूँ वेब डॉट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। ये देखिए ये कनेक्शन स्ट्रिंग्स है, इनमें एक कनेक्शन स्ट्रिंग है जिसका नाम है इवनिंग प्रैक्टिस DB कनेक्शन स्ट्रिंग 1। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, home.aspx.cs पे जाता हूँ और यहाँ पे ये नाम मैं पास कर देता हूँ कि ये वाली कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए। अब इस कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है, ये देखिए इसके अंदर नेम का एट्रीब्यूट भी है, इसमें कनेक्शन स्ट्रिंग का एट्रीब्यूट भी है, इसमें प्रोवाइडर नेम का एट्रीब्यूट भी है। मुझे कौन सा एट्रीब्यूट चाहिए, कौन सा एट्रीब्यूट की वैल्यू चाहिए, कनेक्शन स्ट्रिंग एट्रीब्यूट की वैल्यू चाहिए मुझे, एक्चुअली ये वाली स्ट्रिंग चाहिए वहाँ पे। तो ये मैं उधर दे देता हूँ फिर कि कनेक्शन स्ट्रिंग डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग की वैल्यू चाहिए। जो वैल्यू आ रही है वो मैं उसको असाइन कर देता हूँ CONSTR को, CONSTR को मैंने ये वैल्यू असाइन कर दी। अब मेरे पास ये कनेक्शन स्ट्रिंग आ गई है। अब मैं इस कनेक्शन स्ट्रिंग की मदद से SQL कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। तो चले जी, SQL कनेक्शन तो CON इज इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन। ये देखिए 3 ओवरलोडेड मेथड्स है, एक है 0 आर्गुमेंट के साथ, दूसरा है कि कनेक्शन स्ट्रिंग दो। तो मेरे पास कनेक्शन स्ट्रिंग तो मौजूद है ना CONSTR के अंदर, तो मैं पास कर देता हूँ CONSTR को, बन गया। अब इस कनेक्शन को इस्तेमाल करते हुए मैंने कोई क्यूरी एग्जीक्यूट करनी है। क्यूरी क्या होती है, एक स्ट्रिंग होती है, तो मैं वो स्ट्रिंग लिख लेता हूँ, इसका नाम कुछ भी रख लेता हूँ, चले मैं क्यूरी ही नाम रख लेता हूँ। डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग आया करती है तो मैंने डबल कोट्स के अंदर लिख दिया। क्यूरी क्या होगी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, DENT फ्रॉम स्टूडेंट, बस ये क्यूरी होगी। इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे कमांड का ऑब्जेक्ट चाहिए, SQL कमांड का ऑब्जेक्ट, SQL कमांड CMD इज इक्वल टू न्यू SQL कमांड। अब ये न्यू SQL कमांड के 4 ओवरलोडेड फंक्शन कंस्ट्रक्टर्स हैं। एक के अंदर वो कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा, दूसरे के अंदर क्यूरी ले रहा है, तीसरे के अंदर क्यूरी और कनेक्शन दोनों ले रहा है, और चौथे के अंदर ट्रांजैक्शन भी ले रहा है। तो मेरे पास क्यूरी और कनेक्शन दो चीज़ें हैं, लिहाजा मैं ये वाला ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल कर लूँगा। कमांड टेक्स्ट के अंदर मैं क्यूरी पास करूँगा और SQL कनेक्शन की जगह कॉन पास करूँगा। ये दोनों चीज़ें मैंने पास कर दी और ये मेरा कमांड बन गई। अब इस कमांड को एग्जीक्यूट करना है, इस कमांड को एग्जीक्यूट करना है, लेकिन कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए ज़रूरी है कि आपका कनेक्शन ओपन हो। तो मैं कनेक्शन को ओपन कर लेता हूँ। अब मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, cmd.execute reader, ये मेथड है cmd.execute reader। ये क्या करता है, ये एग्जीक्यूट होता है और मुझे SQL डाटा रीडर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। एग्जीक्यूट रीडर का मेथड कॉल करूंगा तो ये मेथड मुझे SQL डाटा रीडर का ऑब्जेक्ट का रिटर्न करता है, SQL डाटा रीडर का ऑब्जेक्ट। तो चले जी cmd.execute reader मेथड कॉल किया, तो ये जो कुछ मुझे पास कर रहा है ना, रिटर्न कर रहा है, उसको मैं SQL डाटा रीडर के ऑब्जेक्ट के अंदर मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ। नाम लेट्स सपोज RDR रख लेता हूँ, RDR इज इक्वल cmd.execute reader, ठीक है जी। अब ये RDR के अंदर जब ये एग्जीक्यूट होगा ना रीडर, तो RDR के अंदर डाटा आ गया। अब ये डाटा मैंने SQL ग्रिड व्यू को देना है, ग्रिड व्यू 1 डॉट डाटा सोर्स इज इक्वल टू RDR, और उसके साथ बाइंड कर देना है ग्रिड व्यू 1 डॉट डाटा बाइंड। इसको मैंने सेव कर देना है। सेव करने के बाद दोबारा home.aspx पे जाना है, और आप देख सकते हैं कि पहले home.aspx के ऊपर ये रेंडर नहीं हो रहा था कंट्रोल। अब मैं उधर से जाके दोबारा इसको
व्यू इन ब्राउजर करता हूँ। अब देख सकते हैं कि वो दोबारा रेंडर हो चुके हैं। डाटा डेटाबेस से फेच होके ग्रिड व्यू के अंदर पॉपुलेट हो चुका है यूजिंग द C# कोड। ठीक है, हेलो। यस सर, यस सर। C# कोर्स। वेल डन। अच्छा चलो जी, अब यहाँ से ना मैं ASP.X.CSS पे जाता हूँ और यहाँ पे ना मैं अपने सॉरी पहले होम पे आता हूँ। एक डिज़ाइन में जाके ना यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट पे लगा लेता हूँ। अब मेरे पास जब डाटा आ गया है तो मैं किसी भी कंट्रोल के अंदर उसको ऐड कर सकता हूँ। ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाई, ड्रॉप डाउन लिस्ट को सर्च कर लेता हूँ। ड्रॉप डाउन लिस्ट आगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर ग्रिड व्यू को खत्म कर देता हूँ और ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर मैंने जस्ट ड्रैग करके ड्रॉप डाउन लिस्ट को यहाँ पे फेंक दिया। अब मैं इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर वो डाटा डिस्प्ले करना चाहता हूँ। home.asp.cs पे चला गया। अब वो कहता है ग्रिड व्यू 1 पे एरर आ रहा है। ग्रिड व्यू 1 वहाँ से डिलीट जो कर दिया, तो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 लगा लो। यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट डाटा सोर्स इक्वल टू RDR। अच्छा, और इसमें डाटा को बाइंड करना है ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट डाटा बाइंड। लेकिन उसमें फिर मुझे वो बताना है कि किसको बाइंड करना है। ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट डाटा टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड इसकी क्या होगी, नेम होगी। नेम जो है वो टेक्स्ट फील्ड होगा और ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट डाटा वैल्यू फील्ड आईडी होगी उसकी वैल्यू के तौर पे जो पास होगी। ये मैंने किया। ये करने के बाद इसको सेव किया और home.aspx को जाके ब्राउज़र में व्यू कर लिया। देखिए ना, सुल्तान मोहम्मद आ गया है, अमार अली रजा अलीना फातिमा काशिफ। ये डाटाबेस से वैल्यूज फेच होकर आ रही हैं जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। तो इसी तरह अगर मैं C# के कोड को इस्तेमाल करते हुए डाटाबेस में डाटा को इंसर्ट करना चाहूँ, अपडेट करना चाहूँ, डिलीट करना चाहूँ, तो सब कुछ पॉसिबल है। समझ आ गई ना, कर लेंगे ना। यस सर। सारा कुछ वही करना है, जस्ट क्यूरी चेंज करनी है। मीन्स के कनेक्शन इंशाल्लाह सर। स्ट्रिंग उसी तरह से लेनी है, उसी तरह से SQL कनेक्शन बनाना है, उसी तरह से SQL कनेक्शन को ओपन करना है, क्यूरी उसी तरह से लिखनी है। सिर्फ क्यूरी चेंज कर देंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और वो जो वैल्यूज है वो पास कर देंगे। तो बस क्यूरी को चेंज करने के बाद उसी तरह CMD बनानी है, न्यू SQL कमांड, और उसमें आपने क्यूरी पास करनी है, कनेक्शन भी पास करना है। और फिर क्यूरी को जब एग्जीक्यूट रीडर हमने कहा था ना, CMD.execute reader, CMD.execute reader हमने इसलिए कहा था यहाँ पे क्योंकि डाटा को रीड करके ला रहा था ये। क्योंकि CMD.execute reader हमने मेथड क्यों कॉल किया, क्योंकि डाटा को रीड कर रहा था, select static from student। अगर मैं इसमें डाटा को इंसर्ट करना चाहूँ तो इसका मैं एक और मेथड होता है CMD.execute non query, execute non query। ठीक है ना, ये इंटीजर रिटर्न करता है कितनी रोज अपडेट हुई है। तो ये वाला मेथड कॉल कर लूँगा, बस वो जाकर रोज एडिट हो जाएंगी, उसमें ऐड हो जाएंगी। समझ तो नहीं आई किसी को? सर ट्राई करके देखेंगे, अगर कोई इशू हुआ तो फिर आपको बताएंगे। जी जरूर बताइएगा। साथ साथ काम करें, साथ साथ आपकी स्किल्स इंप्रूव हो जाए। सर साथ अगर साथ आप कर रहे हैं, पीछे अभी रह, तक जितनी क्लासेस हुई हैं वो अभी तक कंप्लीट है, मतलब कि उनमें कोई इशू नहीं हुआ। बहुत बेहतरीन यार, ज़बरदस्त, कमाल कर दिया आपने। बस ये साथ साथ करते रहना है हमने इंशाल्लाह ताला। अगली क्लास के अंदर एंटिटी फ्रेमवर्क को स्टार्ट करना है। एंटिटी फ्रेमवर्क के बाद हमने MVC की तरफ चले जाना है। और दूसरा ऑप्शन मैं आपको दूं, बता दे सर। यस सर।
दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि हम पाइथन के अंदर Django फ्रेमवर्क के अंदर वेब एप्लीकेशन को डेवलप करना सीखें। दोनों ऑप्शन आपके पास है। अगली क्लास तक आप इसको सोच ले। अगली क्लास में हमने एंटिटी सर फ्रेमवर्क करना है। MVC वर्सेस Django। नहीं, एक्चुअली ना MVC तो ASP.NET का ही है ना फ्रेमवर्क। मैं उसे यस सर, लेकिन ASP.NET के दोनों में अंदर से ही एक या दोनों? दोनों में से एक। मेरा इरादा है ये मॉर्निंग के अंदर जो है ना वो MVC का सर Django अच्छा है। Django अच्छा है, लेकिन मसला ये है कि मॉर्निंग के अंदर जो है ना जो आउटलाइन होती है ना वो मॉर्निंग की ही फॉलो करते हैं, इवनिंग के लिए भी। मॉर्निंग के अंदर हम ASP.NET MVC ही करवा रहे हैं उसमें, लेकिन ये है कि चले उसको देखते हैं कि मैं किसी तरीके से कोई गुंजाइश पैदा करके आपको Django की तरफ ले आता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा ट्रेंड है। आपको बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग के वहाँ से मिल सकते हैं प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ओके सर। ठीक है सर। ठीक है, फिर दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह। अल्लाह।